Hello, good morning and greetings of the day. Once again with a new topic, and the name of the topic is radioactive iodine. अपने आप में एक न्यूक्लियर मेडिकेशन के अंडर ये टॉपिक आता है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी तरफ से वो ये है कि आपको पूरी मॉसबी के अंदर एंड पूरी सॉन्डर के बुक में रेडियो एक्टिव आयोडीन एज ए टॉपिक लर्न करने को नहीं मिलेगा। और मैं जब एंडोक्राइन सिस्टम कराता हूँ और हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस के टॉपिक को स्टडी कराता हूँ तो उसमें ये जो थ्योरापैटिक ऑप्शंस हमारे पास हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसको ओरल मेडिकेशन दे सकते हो, क्योंकि उनके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और पेशेंट को अगर उसकी सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं तो फिर उसको इमीडिएटली स्टॉप करके हमारे पास दो ऑप्शन रिमेन रह जाती हैं। उसमें एक ऑप्शन होती है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाए और नंबर 3 है सर्जिकल ऑप्शन, यानी 1/3 या सब टोटल थायरॉइडेक्टमी करी जाए। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो गोइंग टू बी फोकस 100% ऑन रेडियो एक्टिव आयोडीन। सो लेट्स गो टू द टॉपिक नाउ। सो रेडियो एक्टिव आयोडीन न्यूक्लियर मेडिकेशन और रेडियो एक्टिव आयोडीन की जो कॉम्पोजिशन है, आप पहले उसको देखो कि हम इसको रेडियो एक्टिव क्यों कह रहे हैं। रेडियो एक्टिव इसलिए हम ये कह रहे हैं और न्यूक्लियर मेडिकेशन के अंडर ये इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन एंड मिक्सचर ऑफ रेडिएशन है, यानी दिस ड्रग इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ द आयोडीन एंड द न्यूक्लियर second element, right? So that's why it is called radioactive iodine. Number one. Number two, how this is given? This is given via a oral route, और oral route देते हैं और इसको हम कैप्सूल फॉर्म में भी दे सकते हैं एंड देन वाटर के अंदर मिक्स करके भी इन द लिक्विड फॉर्म में भी पेशेंट को हम कह सकते हैं कि वो इसको ड्रिंक करे। सो देयर आर टू प्रेपरेशन अवेलेबल। नंबर 1 इज इन द लिक्विड, इन द वाटर, राइट, जो ड्रिंक करना है पेशेंट को। देन सेकेंडली कैप्सूल फॉर्म में भी है, लेकिन दिस विल बी प्योरली डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियर एक्सपर्ट फिजिशियन, राइट। देन जब वो पेशेंट ले लेता है तो फिर वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है इज अब्जॉर्ब्ड बाय द थायराइड सेल। दैट इज द फर्स्ट थिंग विल हैपन। द थायराइड सेल उसको अब्जॉर्ब करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो सेल हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन यानी थायरोक्सिन को कर रहे हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। जो थायराइड सेल हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कर रहे हैं, जो थायरोक्सिन हम बोलते हैं, ये उन सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और इस तरीके से जो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। फर्स्ट थिंग इज अब्जॉर्प्शन बाय द थायराइड सेल, number 2 destroy the thyroid cell, hyperactive cell, sorry for that, and number 3 as a result of the destruction of the cell, thyroid cell, decrease production of the हार्मोन हो जाएगी। और सेकंड जो लास्ट है, अगर किसी क्लाइंट का इनलार्ज थायराइड ग्लैंड है तो वो भी उसको भी हेल्प श्रिंक करने में ये हेल्प करेगा। ना लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसकी प्री प्रेपरेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं जिस बात को मैं जोर दे के बताना मांग रहा हूँ वो ये है कि हर एक क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए क्वालिफाई नहीं करता टू दिस ट्रीटमेंट, यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन नॉट बी गिवन टू एवरी सिंगल पेशेंट जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साइड इफेक्ट हो गए। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं टू ट्रीट द हाइपरथायरॉयडिज्म। नंबर 1 इज ए ओरल ड्रग्स जो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, राइट। टापाजोल उसमें आता है, बहुत फेमस ड्रग है। नंबर 2, अगर उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, बोन मैरो डिप्रेशन होता है, तो अगर उसको वो बोन मैरो डिप्रेशन हो रहा है, एडवर्स साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो देन इमीडिएटली स्टॉप दोज ड्रग्स। फिर आपके पास सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बचता है। सेकंड इज ए रेडियो एक्टिव आयोडीन, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये हर एक क्लाइंट को नहीं देते, इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पहले हमें चेक करना होगा ना। लेट्स गो डाउन टू द कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1, यहाँ पे आइए
यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ सीधा ही नीचे। तो वो कहता है कि कौन कौन से क्लाइंट है जिनको मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ था, अब वो क्वालिफाई करते हैं, अब वो क्वालिफाई करते हैं टू रिसीव रेडियो एक्टिव आयोडीन। नंबर वन इज द एज फैक्टर, यानी उसकी एज यंग एज नहीं है, वो क्वालिफाई करता है। नंबर टू, वो मैरिड है। नंबर तीन, मैरिड होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन उसकी एज यंग नहीं होनी चाहिए, ये इसमें मैटर करता है। और मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि शी इज़ मैरिड, राइट। लेकिन वो अगर अनमैरिड है और उसकी एज 35 है, 33 है, तो वो रिसीव कर सकती है, राइट। लेकिन अगर कोई मैरिड है तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछना ये होता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लिया या अभी नहीं, यानी एज नंबर वन। नंबर टू, मैरिड है तो क्या उन्होंने अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर वो मैरिड हैं तो क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ को अपना रिटर्न में कंसेंट देना होगा। तो जो सिंगल है, एज 34 35 है, शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द पार्टनर, विद द हस्बैंड, तो वो तो सिंगल हैंडली अपना कंसेंट फिर दे सकती है, बिकॉज शी इज़ नॉट मैरिड एंड शी इज़ प्रिपेयर्ड टू रिसीव रेडियो एक्टिव आयोडीन। नंबर तीन, वो कहता है कि आप उसको डिटेल में, इन डेप्थ में पेशेंट को एक्सप्लेन करिए द प्रोसीजर एंड द परमानेंट साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। अगर वो मैरिड है तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, अगर वो सिंगल है और वो प्रिपेयर्ड है तो उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है, देन आप उसका कंसेंट फॉर्म लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि वो कौन से क्लाइंट हैं जो एलिजिबल नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटर की कैटेगरी में आते हैं। नंबर वन, वो अनमैरिड है, अनमैरिड है, यंग एज है। मैरिड है, फैमिली नॉट कंप्लीटेड येट है। और फिर वो यंग मैरिड है, अनमैरिड है, एज भी यंग है। एंड देन कपल नॉट रेडी है, अगर उनकी एज भी है, फैमिली भी कंप्लीटेड है, लेकिन जब आपने उनको एक्सप्लेन किया उसकी परमानेंट जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में उनको आपने अवेयर कराया, तो दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक पार्टनर जो था वो प्रिपेयर्ड नहीं था। अगर एक भी अनप्रिपेयर्ड है तो एक प्रिपेयर्ड है तो उसके उसके साथ भी आप ये मेडिकेशन उसको नहीं दे सकते। यानी अगर वो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बोथ मस्ट बी रेडी, बोथ मस्ट बी रेडी। और ये जो एक्सप्लेनेशन होती है इज डन बाय द न्यूक्लियर एक्सपर्ट, not by the RN, not by the technician. Remember it. This explanation is given by the nuclear expert. Consent वो अपनी प्रेजेंस में लेगा दोनों हस्बैंड वाइफ से, अगर वो मैरिड हैं तो, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो परमानेंट कॉम्प्लिकेशन क्यों है, ये क्यों जो ड्रग्स रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये क्यों इतनी डेंजरस है, इसका परमानेंट साइड इफेक्ट क्या है। वो है परमानेंट इनफर्टिलिटी। यानी अगर आप फीमेल को दे रहे हो तो आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन उसका ओवोल्यूशन फॉर एवर नहीं होगा, शी विल बिकम इनफर्टाइल, शी कैन नॉट रिप्रोड्यूस, शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट फॉर एवर। मैं अपनी आंखों से ऐसे पेशेंट को देखा है, राइट। सो बोथ मस्ट बी एक्सप्लेन, राइट। सो दोज वर द इंडिकेशन एंड द काउंटर इंडिकेशन, these टू लाइन्स। ये मैं आपको बताना मांग रहा था कि कौन से पेशेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं टू टेक द रेडियो एक्टिव आयोडीन एंड कौन से एलिजिबल नहीं हैं जो मेडिसिन नहीं ले सकते। सो लेट्स गो डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। और अगर ये सब पेशेंट अपना कंसेंट देता है देन यू मस्ट चेक द CBC, T3, T4, TSH बहुत कंपलसरी है ये। और उसके बाद आप उसके वाइटल साइन चेक करिए, ब्लड प्रेशर देखिए, उसकी ECG का ग्राफ देखिए, एंड देन एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन द माइंड ऑफ द कपल है या क्लाइंट के है, दो वो जो डाउट है मस्ट बी, या कंसर्न है, दैट मस्ट बी एड्रेस, राइट। और उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है एटलीस्ट 2 वीक, 10 से 15 डेज लो आयोडीन डाइट वो लेगा। यानी यूज ऑन द, जब 10 दिन बाद उसको देनी है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा आयोडीन पहले से नहीं होना चाहिए, राइट। सो लो आयोडीन डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड एटलीस्ट 10 से 15 डेज बिफोर द रेडियो एक्टिव आयोडीन
मेडिकेशन ना ऑन द डे ऑफ जो है जब उसने उसको मेडिकेशन आपने देना है ऑन द डे ऑफ द मेडिकेशन उस दिन भी मोस्टली ये फिजिशियन टू फिजिशियन है। फिजिशियन कह सकता है कि आप बिना खाए कुछ आना है, यानी एनपीओ 10 बजे आप इस डिपार्टमेंट रूम नंबर 5 में आइए, राइट, और बिना कुछ खाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा फिजिशियन है वो कहता है कि नहीं, फास्टिंग पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बहुत ही हल्का सा लो आयोडीन ब्रेकफास्ट करके आ सकते हो, जब तक हमने देना है दैट इज गॉन। सो इट इज फिजिशियन टू फिजिशियन ऑन द डे ऑफ क्या करना। सो लो आयोडीन डाइट 2 to 3 weeks and low iodine breakfast or no meal on the day of the medication। और देन आप उसको दीजिए। और मैं कुछ खास बातें और ऐड करना मांग रहा हूँ कि दिस मेडिकेशन इज ए न्यूक्लियर। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स? नंबर 1, इसको हम ये फिजिशियन के अंडर कंट्रोल रहती है, ये नर्सेस के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हम नारकोटिक नर्सेज और नारकोटिक कबड़ की अपनी पॉकेट में रखती है, नारकोटिक इंजेक्शन एंड रजिस्टर बोथ आर केप्ट इन द कबड़, इसको भी रखा जाता है, लेकिन ये फिजिशियन के कंट्रोल में रहती हैं। फिजिशियन के पास ही इसका की होती है, फिजिशियन की फी इसको रजिस्टर को मेंटेन करता है, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं न्यूक्लियर बोल रहा हूँ तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ लाइक ए एटम, राइट। और देन फिर इट इज द डोज इज डिसाइडेड बाय द फिजिशियन, द डोज इज डायरेक्टली गिवन बाय द फिजिशियन, नॉट बाय द नर्सेस, रिमेंबर इट। और पेशेंट को देने के बाद भी इस पेशेंट को थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जाता है वेटिंग रूम में। और अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेशन एट्सेट्रा नहीं हो रहा, पेशेंट के वाइटल साइन स्टेबल है, पेशेंट का आउटपुट इज ओके, तो फिर पेशेंट को घर जाने के लिए बोल दिया जाता है, राइट। लेकिन उस टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको, ये फिजिशियन टू फिजिशियन अगेन है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने आफ्टर 48 आवर रिपोर्ट बैक टू द सेम रूम। दूसरा फिजिशियन कहता है आप रिपोर्ट करिए 72 आवर्स के बाद इन दिस रूम, यानी 48 इज द मिनिमम, मैक्सिमम इज द 72 आवर। लेकिन एट होम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गिव मी ए सेकेंड। Okay, so let's go down to nursing care plan. Once the drug has been given, radioactive iodine drug is given by the nuclear expert, and then जैसे मैंने बोला था कि पेशेंट को फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स लाइक दैट उसको वेटिंग रूम में वेट करने के लिए बोला जाता है। उसके वाइटल साइंस आर ओके, देर इज़ नो नोशिया, देर इज़ नो वॉमिटिंग, देर इज़ नो गैस्ट्रिक इरिटेशन, आउटपुट इज़ ओके, नो पल्पिटेशन सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो once all these parameters are within the normal range, फिर with certain advice and instruction जो है पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। देर इज़ नो नीड ऑफ एडमिशन, देर इज़ नो नीड टू कीप द पेशेंट इन द हॉस्पिटल for next couple of days, no need at all, patient can go back to his home, right। so let's go to the board कि वो instructions क्या हैं and वो precautions क्या हैं। so nursing care follow up, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिशियन जो है वो खुद डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को फॉलो अप यानी वापस आने के लिए 48 आवर बोलना है या फिर 72 आवर बोलना है। इट डिपेंड अपॉन हाउ मच द डोज इज गिवन, वन थिंग। सेकेंडली फिजिशियन की चॉइस है कि वो अपने पेशेंट्स को रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के बाद फ्रॉम दैट डे 48 आवर या 72 आवर के बाद विजिट के लिए वापस बुलाता है, राइट। सो इट इज़ मिनिमम 48 एंड मैक्सिमम इज 72 आवर के बाद पेशेंट को अगेन बैक टू द सेम रूम के लिए आने के लिए कहा जाता है ना। सो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन? जो वो नंबर 1 इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो मैरिड है तो नो फिजिकल कांटेक्ट विद द पार्टनर इन एनी फॉर्म। अगर उसने 5 डेज बोला है तो 5 डेज, अगर 3 डेज बोला है फिजिशियन ने तो फिर 3 डेज तक नो फिजिकल कांटेक्ट इन एनी फॉर्म
with the partner, right? Number 1. Number 2, वो अपने यूटेंसिल को सेपरेटली यूज करे. नो वन एल्स इन द फैमिली मेंबर मस्ट यूज द सेम सेट ऑफ यूटेंसिल. नंबर 2. नंबर 3, उसका अपना सोप एंड अपना टॉवल सेपरेटली होना चाहिए. नो वन एल्स मस्ट यूज इट. नंबर लास्ट इज ए टॉयलेट है, अगर पॉसिबल है तो वो उसका जो टॉयलेट है वो सेपरेट होना चाहिए इफ़ इट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, राइट. लेकिन अगर वो फैमिली में एक ही है तो फिर बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर को भी सेम टॉयलेट यूज़ करना होगा. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली कि उसका जो टॉयलेट जब वो यूज़ करे वॉशरूम, तो इट मस्ट बी थॉरली वॉश्ड एंड डिसइंफेक्ट. फिर एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर के बाद जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर हैं उसको यूज़ वो कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज अ प्रिकॉशन. देन जो यूटेंसिल्स हैं दे मस्ट बी प्रॉपरली एंड थॉरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट. ऑफ कोर्स वो पेशेंट ही यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको थॉरली वॉश करे. देन विजिट के बारे में जैसे 48 आवर बोला था या 72 आवर बोला था, एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, राइट डे राइट टाइम पे गो बैक टू द सेम क्लिनिक इन द सेम रूम टू सी योर फिजिशियन. अगर एवरीथिंग इज ओके, वंस अगेन वो T3 T4 करवाएगा और TSH भी चेक कराएगा, उसका वाइटल साइन भी चेक करेगा. ये सब चेक करने के बाद अगर फिजिशियन बोलता है कि यस अब आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हो, इफ़ ऑर्डर्ड एंड परमिटेड बाय द फिजिशियन, देन ओनली डू इट, राइट. जैसे नंबर 1 प्रिकॉशन क्या था, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इन एनी फॉर्म. लेकिन अब वो कह रहा है कि आप अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हो, देन गो हैड. लेकिन अदरवाइज अगर फिजिशियन ये कहता है कि नो वेट फॉर 3 days मोर, तो यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द पेशेंट. सो इसकी जो परमानेंट जो कॉम्प्लिकेशन है, परमानेंट कॉम्प्लिकेशन जो है एज ए साइड इफेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप फीमेल को देते तो उसका ओवोल्यूशन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. तो जब ओवोल्यूशन नहीं होगा तो देन शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट. अगर कोई मेल क्लाइंट इसका रिसीव कर रहा है रेडियो एक्टिव, तो उसके जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज एंड लो हो जाएगी. सो स्पर्म्स आर नॉट सफिशेंटली अवेलेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. सो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए कि वाई दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर सर्टन नंबर ऑफ पीपल एंड वाई इट इज़ ओनली इंडिकेटेड फॉर फ्यू पीपल. क्योंकि हमें पहले इस पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी होगी. देन एट द एंड में आपको रिटन कंसेंट ऑफ बोथ हस्बैंड वाइफ लेना होगा, ताकि कल को ऐसा ना हो कि ये कपल लीगल केस आके कर दे कि हमें एक्सप्लेन नहीं किया था, हमें तो पता नहीं था, एटसेट्रा, राइट. दैट्स अ रीज़न कि फिजिशियन खुद अपने आप करता है, खुद इसकी परमानेंट कॉम्प्लिकेशन एंड अदर जो टेम्परेरी काम साइड इफेक्ट उसके बारे में बताएगा, एंड देन अपनी प्रेजेंस में वो इसका कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करवाता है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड स्टे हैप्पी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.